में एक चट्टान की तरह मैं आपकी रक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। क्या आप 5 या 10 हजार रुपए में अपने भाई को क्या गिरा सकोगे, क्या हरा सकोगे चुनाव में? मुझे गर्व था कि मैंने मेरे हिंदुओं की लड़ाई लड़ी, मेरी धर्म की लड़ाई लड़ी, और जिसने मेरे रामचंद्र जी को गाली दिया था उसको हमने उसकी भाषा में जवाब दिया। ये हमें गर्व था। मेरे जो वॉल सिटी में बैठे हमारे 2 साले भाई, वो ये सपने देख रहे हैं कि गोशा महल में अब हमने एक बहुत बड़े शेर को भेज दिया। तो हमारे लड्डू भाई ने बहुत अच्छा कहा कि वो शेर नहीं लीडर है, उनको पता नहीं, हमारे बाकी जाके नहीं है वो। हमारे सिकवाल भाई बंधुओं ने मेहनत करके खून पसीना ये करके उतना बड़ा एक आश्रम, उतना बड़ा एक पवित्र मंदिर का निर्माण किया। ये मान के तलवे चाटकर जो बीआरएस का जो टिकट लाया है, मैं उस भाई को कहना चाहूंगा, एक बार वो सुअर का बच्चे का एक बार स्पीच सुन लेना, जिसने कहा था कि ये राम कौन है, सीता कौन है, ये कौशल्या कौन है, उनके ऊपर कितने गंदे शब्दों का उसने प्रयोग किया था। एक बार याद कर लेना। तो तुम भी तो हमारे रामचंद्र जी के भतीजे हो ना, तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे, किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है, ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो बहादुर गुरुओं के पास हम पहुंचाते हैं। कंचन बाग के डेक्कन कॉलेज से पकड़ के एक आतंकवादी को, और कंचन बाग के डेक्कन कॉलेज का एक प्रोफेसर है, वो वहां पर पढ़ा रहा है वो। और ये डेक्कन कॉलेज किसका है पता है? असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी के कॉलेज में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जो देश विरोधी प्लानिंग करता है, जो ब्लास्टिंग की प्लानिंग करता है, मंदिरों को उड़ाने की प्लानिंग करता है। ऐसा आतंकवादी उसके डेक्कन कॉलेज में पकड़ा जाता है। और ये केसीआर और केटीआर ऐसे आतंकवादियों को शरण देने वाले ओवैसी से हाथ मिलाकर उससे आज मिलजुल कर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर आपके इस भाग की हार होगी तो मुझे ये लोग तेलंगाना में रहने नहीं देंगे। खुशी की बात है, ये भावना है तो खुशी की बात है, लेकिन इनकी सोच क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। राजा सिंह को हराना है और तेलंगाना से भगाना है, पता नहीं और कहां से भगाएंगे, ये इनकी सोच है। अगर इनकी सोच को तोड़ना है तो अपने अपने बूथ को आपको जीतना है। मेरी गोशा महल विधानसभा के उन तमाम जनता को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम सबको उन विषय पर विचार करने की आवश्यकता है जो आज गोशा महल में जिस प्रकार से जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरकर जो आज मैदान में उतरे हैं, उन तीनों में से आपको किसको पसंद है, ये हमारी गोशा महल की जनता को सोचने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले यहां पर मेरे बूथ कार्यकर्ता है, यानी एक एक बूथ का एक एक शेर यहां पर बैठा हुआ है। 2014 हो या 2018 हो, कोई हमारा बूथ का कार्यकर्ता हिला नहीं। अपने बूथ पर डट कर रहकर कि मेरे बूथ को मुझे जीतना है, मेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराना है, ये सोच रखकर आपने 14 और 18 में कार्य किया। लेकिन आज जैसे पांडु जी बताए थे कि हमारी गोशा महल विधानसभा में लगभग 2,70,75,000 वोट है। 18 से और अब हम अभी तक का जो देखेंगे, माइनॉरिटी वोट बैंक बढ़ चुका है। 15,000 से 17,000 बोकसिंग वोटों को बढ़ाया गया है गोशा महल विधानसभा में, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन किया 18 के चुनाव का कि 18 में माइनॉरिटी वोट 2 जगह बटा, इसलिए नुकसान हुआ, इसलिए अब माइनॉरिटी को 1 से गिराना है और गोशा महल में जो हरा झंडा है उसको लहराना है, उनका ये टारगेट है।
तो उस टारगेट को हमें किस तरह से विफल करना है। पहले तो मेरे जितने भी जो मेरे बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे पास केवल 15 ही दिन बाकी है, केवल 15 दिन। इस विधानसभा को जीतने के लिए सिर्फ गोशामहल विधानसभा नहीं, भारत का माइनॉरिटी नहीं, पूरे वर्ल्ड का माइनॉरिटी आज पैसा भी जा रहा है कि किसी भी हाल में गोशामहल विधानसभा से राजा सिंह को हराओ। आज पूरे भारत में हर वो कोई भी भाई बंधु किसी विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। जो हमारा हिंदू भाई है, अगर वो किसी विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहा है तो वो है गोशामहल विधानसभा। हर एक को चिंता है, हर एक को फिक्र है कि क्या होगा इस विधानसभा में, फिर से भगवा लहरेगा या नहीं लहरेगा। सब लोगों की चिंता है, सब लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरे बूथ कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 15 दिन, सिर्फ 15 दिन आप पूर्ण रूप से पार्टी को दे दीजिए। एक एक बूथ में जितने हमारे वोटर हैं, हमारे बूथ में हर वो कार्यकर्ता से, हर वो बूथ से, यानी जो वोटर है हमारे, उन सबसे मिलिए और बड़े समाजों से मिलिए, की वोटर से आप लोग मिलिए। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में हिंदुओं की पोलिंग बढ़नी चाहिए। इस चुनाव में पिछले बार के अगर 2 चुनावों में भी हम देखेंगे तो हमारी वोट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो वोटर है वो सोचते हैं कि भाई कैसा भी बीजेपी जीत जाएगी, हम क्यों जाकर लाइन में ठहरेंगे, हम क्यों जाकर धूप में खड़े रहेंगे। लेकिन उनकी सोच को आपको बदलना है, उनके विचारों को आपको बदलना है। उनको ये कहना है कि ये दुश्मन जो हमारी गौ को काटते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ये दुश्मन 70,000 इनकी वोटों से गिनती होती है और हमारी गिनती 0 पे होती है। और इनका टारगेट है कि जितने स्लम हैं, जितने हमारे एससी भाई बंधु हैं, उनका वोट खरीदेंगे। तो इस मंच के माध्यम से मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं को और उन हमारे एससी भाई बंधुओं को और जो 2 BHK हाउसेस बने हुए, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई आए आपके पास पैसा लेकर, तो एक बार आपके इस भाई के बारे में विचार करना, आपके दोस्त के बारे में विचार करना और सोचना कि मैं कितने में बिकूं इन गद्दारों के हाथों। वो गद्दार कितने पैसे देगा, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए? एक वोट के 10,000 रुपए में क्या आप 5 साल खर्च कर सकोगे पैसा को? ये हमारे एससी भाई बंधुओं को, जो हमारे विधानसभा में जो है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको खरीदने का ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, जो 2 BHK हाउसेस में जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनको खरीदने का ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज आप लोग पहुंचाना कि राजा सिंह ने आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन किया है कि अपने आप को चंद पैसों में ना बेचे, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं। जिहादियों के बीच में एक चट्टान की तरह मैं आपकी रक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। क्या आप 5 या 10,000 रुपए में अपने भाई को क्या गिरा सकोगे या हरा सकोगे चुनाव में? ये हमारे भाइयों तक आप मैसेज पहुंचाओगे ना? और उन भाइयों को कहना कि 10,000 हो या 20,000 हो, ये लोग जो पैसा देंगे ये आपका पैसा ही आपको रिटर्न करेंगे। ये लोग जो आप टैक्स के माध्यम से, जो लाइट बिल के माध्यम से, जो आप गवर्नमेंट को बनते हो ना, वही पीछे के दरवाजे से करप्शन के रूप में, वोट को खरीदने के रूप में आप तक वो पैसा आता है। यानी आपका पैसा देकर आपको खरीदा जाता है। ये मैसेज मेरे उन भाइयों तक पहुंचाना, गोशामहल के हर वो हिंदू वोटर तक ये बात पहुंचाना कि अगर आप बिको तो सोचो एक बार कि आपकी वैल्यू कितनी है, आप कितने में बिक रहे हो, आपके वोट को कितने में बेच रहे हो, एक बार आप विचार करो। ये हमारे उन भाई बंधुओं तक पहुंचाना। आज गोशामहल विधानसभा में
किसी भी हाल में हमें जीतना है बोलकर पूरे एमआईएम के ऑफिस से प्लानिंगें बन रही है। एक एक बूथ को किस प्रकार से हम लोग कैप्चरिंग करें, किस प्रकार से हम लोग फोकसिंग करें, उसकी योजना बन रही है। मेरे बूथ कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बूथ से हिलना नहीं है और वहां से हटना नहीं है आपको। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप लोग अपने बूथ को अगर लूज छोड़ दोगे तो समझो एक एक बूथ हमारा चले जाएगा, हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा और ये लोग हमारी वोटिंग को बोकसिंग कर देंगे। क्या ऐसा होने दोगे आप लोग? होने दोगे? तो ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अपने बूथ में मजबूत करना। देखो मित्रों, 14 की बात अलग थी और 18 की बात अलग थी। अभी एमआईएम वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की खुली चुनौती और खुली लड़ाई है इस विधानसभा में। और इस लड़ाई में क्या आप लोग हारोगे? हार का सामना देखोगे? देखिए, एसी बंधु एक स्कीम आई थी, एसी बंधु एक स्कीम आई थी हर विधानसभा में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए हमारे गरीब एसी भाई बंधुओं से वसूला गया, सिर्फ साइन मारने के। एक विधायक उनके फॉर्म पर साइन मारने के 2-3-4 लाख रुपए लिया। लेकिन अपनी विधानसभा में फर्स्ट फेज में 80 ऐसे परिवारों को हम लोग आइडेंटिफाई करें जो सचमुच में गरीब थे। आज वो 80 परिवार अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि कल तक हम जहां पर नौकरी करते थे, आज हम खुद का बिजनेस खोल चुके हैं, वो गर्व करते हैं। आपको पता है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। जो तलसानी श्रीनिवास है वो कहता था कि हम तुम्हें सिर्फ 40 इनाम देंगे और हम 60 इनाम रख लेंगे। हमने कहा कि तुम्हारी विधानसभा नहीं, ये हमारी विधानसभा है। दूसरे विधायकों को शायद आप डरा सकते हो, लेकिन हम किसी के बाप को डरने वाले नहीं। 80 नामों का नामकरण, यानी 80 को हम आइडेंटिफाई करें और तकरीबन 100 नामों में से 20 नाम हम उनको दिए और 80 नाम को हम फाइनल करें और उनको आज पैसा दिला। कईयों लोगों ने, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने टेंट हाउस का सामान लिया, किसी ने साउंड सिस्टम भी लिया। उसके बाद में 1100 लोगों को दलित बंधु के तहत स्कीम के तहत देंगे बोल के एक झूठा आश्वासन हमारे फिर से एक बार दलित भाई बंधुओं को बेवकूफ बनाने का इन्होंने षड्यंत्र किया। और 1100 लोगों के नाम तो हमने बहुत जमाना होगा भेजकर, लेकिन चुनाव का बहाना लिया, चुनाव के कोड का बहाना लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अभी भी वो पेंडिंग है। आप सब जानते हैं कि मुझे जेल में डाला गया था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, यानी 14 महीने का मेरा वनवास रहा जेल का। मुझे बहुत सताया गया जेल के अंदर 76 डेज। अगर आप अपने घर में कितने दिन बंद रह सकते हो? चलो मैं आपको फोन दे देता हूं और वाईफाई दे देता हूं और एक बड़ा सा टीवी दे देता हूं, कितने दिन रहोगे घर के अंदर, एक रूम के अंदर? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन? लेकिन मुझे एक बड़े हॉल में बिना टीवी के और सिर्फ एक बेडशीट नीचे बिछाने के लिए और एक बेडशीट सिर्फ ओढ़ने के लिए, और जो मेरे वस्त्र थे, जो कपड़े थे, उसका मैं तकिया बनाकर सोता था। और किसी से मैं बात करने का मुझे परमिशन नहीं, क्योंकि और कोई आजू बाजू नहीं था। मेरे सिर्फ मुझे अकेला रखा गया था उस पूरे के पूरे बैरक में। जहां मैं देखूं सिर्फ झाड़, जहां देखूं वहां पर पत्थर, एक कांस्टेबल वो भी 20 फीट दूर। 76 डेज मुझे अंदर रखा गया, लेकिन मुझे गम नहीं था। मुझे गर्व था कि मैंने मेरे हिंदुओं की लड़ाई लड़ी, मेरी धर्म की लड़ाई लड़ी, और जिसने मेरे रामचंद्र जी को गाली दिया था उसको हमने उसकी भाषा में जवाब दिया। ये हमें गर्व था मेरे भाई। और आज बहुत सारे लोग जो वॉल सिटी में बैठे हमारे 2 साले भाई, वो ये सपने देख रहे हैं कि गोशा महल में अब हमने एक बहुत बड़े शेर को भेज दिया है। तो हमारे लड्डू भाई ने बहुत अच्छा कहा कि वो शेर नहीं गीदड़ है, उनको पता नहीं। कभी चुनाव उसने लड़ा नहीं,
जैसे हमारे प्रेम भैया ने कहा कि हर बार हमारे कृष्ण भगवान को बीच में लाता है, हर बार अपने जोरू बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है, हर बार। मैं कल दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बेगम बाजार घूम रहा था, तो इतने लोगों ने मुझे कहा कि भैया ये गद्दार हमारे 2 करोड़ रुपए हड़प लिया, इसने हमारे 5 करोड़ रुपए हड़प लिया, इसने हमारे 80 लाख रुपए हड़प लिया। यानी सिर्फ बेगम बाजार एक क्षेत्र में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए इसने हड़प लिया, ऐसे लोगों ने मुझे कहा। और बाहर के तो कईयों है, अरे जहां पर इसने ऑफिस खोल के रखा है उसको भी वो डराता है, धमकाता है, उसका भी किराया नहीं देता। हमने सुना है जहां पर इसका मकान है वहां पर भी वो मकानदार को डराता है, धमकाता है। तो क्या ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या गोशामहल की जनता विश्वास करेगी? ये हमारी जनता को सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मैं कल एक न्यूज देख रहा था, एक न्यूज डिबेट, और उस डिबेट में कांग्रेस ये कहती है कि एक मौका हमें दे, बीआरएस कहती है कि दूसरी या नहीं तीसरी बार मौका हमें दे। तो मैंने ये देखा कि ये वो कांग्रेस है जिन्होंने एमआईएम जैसे आस्तीन के सांपों को, जहरीले सांपों को दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। अगर कांग्रेस एमआईएम को दूध न पिलाती, इतना बड़ा ना करती, तो ये देशद्रोही इतने बड़े ना होते और हम पर हमला ना करते। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि जहां जहां पर इनके विधायक है वहां के हमारे जो तिलकधारी है उनको डरा और धमका के रखते हैं ये लोग, व्यापारियों को डरा धमका के रखते हैं। अगर भगवान ना चाहे, अगर हमारा हिंदू भाई अगर भूल चूक से अगर बीआरएस को अगर वोट डाल दिया, जो ये एमआईएम के ऑफिस से उसको टिकट दिया ये कहता है, अगर भूल चूक कर उसको वोट अगर डाल दिया, तो यहां पर भले ही बीआरएस का कैंडिडेट रहेगा लेकिन उसकी स्टेयरिंग एमआईएम के हाथ में रहेगी। ये बात ध्यान रखना। जैसे हमारे प्रेम भाई ने एक बात कही है कि पंचायती बाड़ा, ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है मेरे भाइयों। कि कौन कौन गए पंचायती बाड़ा? कभी गए हो? लेकिन हर बार मैं जाता हूं वहां पर, भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हाल ही में नित्य गोपाल दास जी जो अयोध्या के महंत है, अध्यक्ष है निर्माण के, राम मंदिर निर्माण के, उन्होंने आके कहा कि इतनी सुंदर प्रतिमा तो मैंने कहीं नहीं देखी। उतने पवित्र पंचायती वाड़ा के ऊपर वो कमेंट करता है कि यहां पर जुआ और भांग पीने वाले लोग होते हैं। उसने सिर्फ ये बात नहीं कही, इससे पहले भी हमारी समाज के भाई बंधुओं को उसने पुलिस स्टेशन में तक बिठाया। जब शहीनाजगंज पुलिस स्टेशन में हमारे सिकवाल भाई बंधुओं को बिठाया था, तब उन सभी के ऊपर एफआईआर, जेल को भी जाने को तैयार था, लेकिन हम वो समय पर भी हम एक चट्टान की तरह खड़े रहे हमारे सिकवाल भाई बंधुओं की रक्षा के लिए। और ये कहता है कि वो पंचायती बाड़े को टूटाऊंगा, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। तुम्हारे भाग की जागीर नहीं है वो। हमारे सिकवाल भाई बंधुओं ने मेहनत करके, खून पसीना ये करके उतना बड़ा एक आश्रम, उतना बड़ा एक पवित्र मंदिर का निर्माण किया। तुम्हारे बात की जागीर नहीं है वो। तुम कहते हो कि मेरी जूती की नोक पर रखता हूं समाज को, और वही समाज तुम्हें जूती की नोक पर रखेगी, ये बात ध्यान रखना। अरे उतने बड़े पंचायती बाड़े का चुपचाप चोरों को ऐसा रजिस्ट्रेशन करा दिया उसने खुद के लोगों के नाम पर। क्या हमारी सिकवाल ब्राह्मण समाज ऐसे व्यक्ति का साथ देगी, विश्वास करेगी? नहीं करेगी। ये उसको पता है, इसलिए किराए के टट्टुओं को लगाकर कुछ भाई बंधुओं को जमा करके वो ये बताने की कोशिश करता है कि पूरी समाज मेरे साथ है। मेरे भैया, मेरे ब्राह्मण देवता, समाज तुम्हारे साथ नहीं, इस राम सेवक के साथ है। ये बात है। और इतिहास गवाह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को मामा कहते हैं हमारे सिकवाल ब्राह्मण समाज के लोग। यानी सुबह हो या शाम हो, जय श्री राम का नारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और श्री रामचंद्र जी के भांजे कौन हो गए?
हमारे सिकवाल भाई, तो हमारे मेरे सिकवाल भाई, जो एक भाई जो अज्ञानी है, जो रास्ते से भटक कर ये मान के तलवे चाट कर जो बीआरएस को जो टिकट लाया है, मैं उस भाई को कहना चाहूंगा, एक बार वो सुअर का बच्चे का एक बार स्पीच सुन लेना, जिसने कहा था कि ये राम कौन है, सीता कौन है, ये कौशल्या कौन है, उनके ऊपर कितने गंदे शब्दों का उसने प्रयोग किया था। एक बार याद कर लेना। तो तुम भी तो हमारे रामचंद्र जी के भाई हो ना, तो क्या तुम ऐसे व्यक्ति के तलवे चाटोगे, ऐसे व्यक्ति के सामने तुम झुकोगे? हम तो जीते जी कभी उस व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और उस ओवैसी का इतिहास अगर उठाकर देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस की सरकार में उनके पैर पकड़ा है उसने, टीडीपी की गवर्नमेंट आई तो उनके पैर पकड़ा है उसने। अब ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई, तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे? किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे, इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है, ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं, इन आतंकवादियों को तो 72 दूरों के पास हम पहुंचाते हैं। हाल ही में एएनआई की एक टीम आई थी, हाल ही में एएनआई की एक टीम आई थी, एनआईए की एक टीम आई थी मध्य प्रदेश में। वो आकर यहाँ के 6 आतंकवादियों को पकड़ती है। एनआईए की एक टीम आकर 6 आतंकवादियों को हैदराबाद से पकड़ती है, और एक आतंकवादी को पता है कहां से पकड़ती है? कंचन बाग के डेक्कन कॉलेज से पकड़ती है एक आतंकवादी को। और कंचन बाग के डेक्कन कॉलेज का एक प्रोफेसर है, वो वहां पर पढ़ा रहा है वो। और ये डेक्कन कॉलेज किसका है पता है? असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी के कॉलेज में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है जो देश विरोधी प्लानिंग करता है, जो ब्लास्टिंग के प्लानिंग करता है, मंदिरों को उड़ाने की प्लानिंग करता है। ऐसा आतंकवादी उसके डेक्कन कॉलेज में पकड़ा जाता है। और ये केसीआर और केटीआर ऐसे आतंकवादियों को शरण देने वाले ओवैसी से हाथ मिलाकर उससे आज मिलजुल कर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हमारी गौशामल विधानसभा की जनता से मैं पूछना चाहूंगा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले को, उसके तल में चाटने वाले हमारे दलाल भैया जी को क्या वोट डालेगी यहाँ की जनता? अरे हमारे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कितनी घटिया उसने बात कही है, कितनी घटिया। लड्डू भाई जी ने उनके दर्शन किए हैं। जब मैं उनके दर्शन करा, मुझे एक अद्भुत शक्ति का सामना करना पड़ा। उनका एक संकल्प है, एक साधु का संकल्प है, एक महंत का संकल्प है कि मेरा भारत देश विश्व गुरु बने, मेरा भारत देश एक हिंदू राष्ट्र बने। और तुम कहते हो कि वो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए मैं आज तक में एनडीटीवी में, अरे तुम्हारी औकात एक छोटे से चैनल में बैठने की नहीं है और तुम नेशनल चैनल की बात करते हो। क्या है क्या उसकी औकात? आज मैं सभी मेरे भाई बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं आपके मेरे दर्शन कब होंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अपने अपने बूथ में एक युद्ध की तरह काम आप लोग स्टार्ट कर दो, एक युद्ध की तरह आप लोग काम करो। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना बूथ को थोड़ा भी अगर लूज छोड़ा तो हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आपके इस भाई की हार होगी तो मुझे ये तेलंगाना में रहने नहीं देंगे। खुशी की बात है, ये भावना है तो खुशी की बात है, लेकिन इनकी सोच क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। राजा सिंह को हराना है और तेलंगाना से भगाना है, पता नहीं और कहां से भगाएंगे, ये इनकी सोच है। अगर इनकी सोच को तोड़ना है तो अपने अपने बूथ को आपको जितना है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, कोई एक महिला है नामपल्ली के, वो कह रही कि मेरा मर्डर करेगी। जब मैं जेल में था तो बहुत सारे
पुराने शहर में लोग कहते थे कि हम सर कलम करेंगे, बेटा हमारी बकरे की गर्दन नहीं है हमारी, जो हमारी गर्दन तक तुम्हारी छुरी आ जाए। छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं, छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं। और मंच के माध्यम से अधिकारियों ने कहा कि वो गाली देता है, भैया हमारा मुंह मत खुलाओ, लेकिन हम मान सम्मान करते हैं, ब्राह्मण देवताओं का हम मान सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो एक ऐसा ब्राह्मण बन चुका है जो ओवैसी के तलवे चाटता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और मंच पे जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण और खास करके हमारे प्रेम भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे पूरे तेलंगाना में मेरी पार्टी की सेवा करने के लिए, मेरे विधायकों को जिताने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तब जाऊंगा, तब मेरी घोषा महल में मैं सेटिस्फाई रहूंगा कि हाँ, मेरे कॉर्पोरेटर्स, मेरे जिला अध्यक्ष, मेरी टीम, जो मेरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है वो मेरे लिए काम कर रही है मजबूती से, तभी मैं बाहर जा सकूंगा। मैं आज भी सेटिस्फाई नहीं हूं, क्षमा चाहूंगा, आज भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। हर बार डर रहा हूं, सोच रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो मेरे में जुनून है, जो कार्यकर्ताओं में जुनून है, वो सब में जुनून क्यों नहीं आ रहा। सोच रहा हूं ऐसा, जब जब घबराहट होती है कि क्या हो रहा है। ये हमारा टारगेट है 50,000 की मेजोरिटी से जीतना। अगर हम ये स्पीड से अगर जाएंगे तो नुकसान हो सकता है मेरे भाई। मैं तभी बाहर जाऊंगा, तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ, मेरी विधानसभा में एक सेना बन चुकी है और मेरे लिए और पार्टी के लिए और घोषा में विधानसभा जीतने के लिए काम कर रही है। जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा तभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कल हमारे किशन रेड्डी जी कह रहे थे कि भाई आपको 5 विधानसभा में जल्द से जल्द जाना है। तो मैंने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा, तब तक आप मेरी विधानसभा में हमारी सेना का निर्माण नहीं कर देंगे, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को तभी छोड़ूंगा जब मेरा कार्यकर्ता एक मजबूती की तरह खड़े हो जाएगा, तभी मैं मेरे कार्यकर्ता को छोड़ूंगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी मेरे प्रति हो या अड़ोस पड़ोस अपने दोस्त के प्रति हो, कोई भी अगर गुस्सा है तो सिर्फ 20 डेज के लिए आप उस गुस्से को बाजू रख दो। 20 दिन के लिए उस व्यक्ति को, जो भी अपने मन में जो भी है गुस्सा है, उसको बाजू रख दो। बस एक संकल्प लो कि ये चुनाव राजा सिंह नहीं, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं जुगल भाई। ये भावना सब में आना चाहिए। ये भावना रखकर आप आगे बढ़ो। फिर देखो, मैं सेटिस्फाई होकर पूरे तेलंगाना में बीजेपी को जिताने के लिए घूमूंगा। आवश्यकता है, हर वो कार्यकर्ता की आवश्यकता है बाहर, हर वो कार्यकर्ता की आवश्यकता है हर वो विधानसभा में। क्योंकि आज तेलंगाना की जनता विचार कर रही है कि हाँ, हम बीजेपी को मौका देंगे, डबल इंजन की सरकार को हम मौका देंगे। ये विचार हो रहा है पूरे तेलंगाना में। लेकिन बहुत सारी विधानसभा में कुछ होते हैं ना, जैसे आपके कोई फॉलोअर होते हैं, आपके कोई फॉलोअर होते, तो कुछ मेंटली हमारे भी फॉलोअर होते हैं हर अलग अलग विधानसभा में। तो कहते हैं कि आइए एक बार विधानसभा में, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक आप नहीं कहेंगे कि भैया हम हैं, आप जाइए विधानसभा दूसरी देखिए, तब तक मैं विधानसभा छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सबसे निवेदन है कि प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद लेकर ही आपको यहां से जाना है। और कल से अपने अपने बूथ पर डटकर आपको रहना है। और किसी को भी कुछ भी अगर परेशानी, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं समझता हूं सभी के पास मेरा डायरेक्टली नंबर होगा, अगर नहीं होगा कृपया करके लिख लीजिए 9000214000। बहुत ही सिंपल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और हमारे प्रेम भाई ने एक चिट्ठी दी है मुझे, हमारे प्रेम भाई ने एक चिट्ठी दी है मुझे कि 2018 के चुनाव में किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो चिट्ठी दी है भाई ने मुझे। देखकर तकलीफ हुई, देखकर तकलीफ हुई। लेकिन ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव
मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जब मैं दुश्मन को नहीं छोड़ सकता हूं तो मैं मेरे अपने लोगों को छोड़ सकता हूं क्या? इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है और धर्म को जिताना है, अधर्मियों को हराना है। ये बात ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। अभी